नमस्कार। आज पुनः मैं लाइव हूँ चंद्रभूषण, एक बार फिर से नए विषय के साथ। जैसा कि आपको बताया था कि मंगलवार और शनिवार को हम फेसबुक लाइव होंगे। अभी कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन है, आप घरों में बैठे हुए हैं। हालांकि बहुत जगह कई राज्यों ने अपने बाज़ार खोल दिए हैं, तो कुछ लोग बाहर भी निकल गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल हमें उनके नियमों का पालन करना होगा। यूँ भी जैसा कि हमारे लीडर्स ने बताया है कि इन्हीं कोरोना के संग हमें जीना है, तो इसीलिए सुरक्षा ही उपाय है और हम इन सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देंगे। हम मूल विषय पर थोड़ी देर के बाद आएंगे। लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो अभी हम चर्चा करेंगे उन विषयों को लेकर के जो पिछले शनिवार से लेकर आज मंगलवार तक घटित हुई हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में और भी लोग जुड़ जाएंगे। उसके बाद मूल विषय की ओर हम आएंगे। आज का विषय है रिवर्स माइग्रेशन, जिसको कि हम उल्टा पलायन कहते हैं या विपरीत पलायन कहते हैं। उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इस रिवर्स माइग्रेशन ने भारत और इंडिया को बांट दिया है। अजीब सा आपको लगेगा कि यह कौन सा शीर्षक है कि भारत और इंडिया तो एक ही है, फिर यह बंटवारा कैसे हो गया है। हम इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तब तक हम चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक शनिवार से लेकर मंगलवार तक जो घटनाएं हुई हैं, थोड़ा संक्षेप में। इस बीच जो मज़दूरों की जो समस्याएं हैं, मेन तो वही है। कोरोना को लेकर के जो समस्याएं हैं वही हैं। मज़दूरों का अब जो उनकी जो अब रहने की जो इच्छा शक्ति ख़त्म हो चुकी है, यानी कि 2 महीना वो लगातार लॉकडाउन में रहे, अब वो अपने घरों की ओर लौटना चाह रहे हैं और कई लोग लौट गए हैं। कल गाज़ियाबाद में जो स्थिति दिखी कि एक मज़दूर के सर पर दूसरा मज़दूर चढ़ करके किस प्रकार पास लेने के लिए वो कोशिश में लगा था। लोग पैदल निकल रहे हैं, लोग सड़कों पे जा रहे हैं। तो अब किसी भी हर हालत में वो अपने गाँव की ओर लौटना चाहते हैं। तो अब क्योंकि ये बार बार लोग कह रहे थे, कई बार लोगों ने कहा कि ये रिवर्स माइग्रेशन को थोड़ा विस्तार से अगर आप समझाएं तो अच्छा लगेगा। तो इस बार का जो विषय हमने रखा है, रिवर्स माइग्रेशन, बंटवारा भारत और इंडिया का। थोड़े कुछ लोग और जुड़ जाएं तो हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी गुजरात में अहमदाबाद में एक पत्रकार पर हमला हुआ, मज़दूरों ने उन्हें धून दिया। दरअसल दिक्कत यह है कि आज मीडिया, क्या कारण है कि मीडिया जो है जन अपेक्षाओं पर या जन आकांक्षाओं पर वह खरा नहीं उतर पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? और जो गुस्सा है, जो लोगों में जो गुस्सा है, वो गुस्सा अचानक फट पड़ता है और इसके शिकार पत्रकार होते हैं। कोई भी हिंसा अच्छी बात नहीं है, लेकिन इन पत्रकारों को और मीडिया हाउस को यह भी जानने की ज़रूरत है कि हम उनकी समस्याओं को भी, जो श्रमिक हैं उनकी समस्याओं को भी हम ख़ास तौर पर समझें और उनकी समस्याओं को टीवी पर दिखाएं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि गोदी मीडिया में उन्हीं की चर्चा होती है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। खाते पीते अघाए जो मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है,
वो मज़दूरों के पलायन को कुछ दूसरे तरीके से देखता है। घर में बैठे हुए खाते पीते, या जिस प्रकार हम मॉल या सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्में देखते हैं, वो भी इसे देखता है और लोग पूछता है कि ये क्यों सड़कों पे जा रहे हैं, क्यों नहीं ये लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो अब इन वर्गों को समझाना ज़रूरी है इस फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, कि आखिर ये पलायन क्यों कर रहे हैं या रिवर्स माइग्रेशन क्यों हो रहा है। तो ये भी जानने की ज़रूरत है। अभी मज़दूरों को लेकर के यशवंत सिन्हा राजघाट पर बैठे थे। कल उनको पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया। उनके साथ सांसद संजय सिंह भी थे, दिलीप पांडे विधायक जो दिल्ली के विधायक हैं वो भी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये अजीब सी बात है कि अगर कोई मज़दूरों के हक़ की बात करे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वो अपनी आवाज़ को आगे ना बढ़ा सकें। तो ये एक अच्छा नहीं है, इस ओर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आते हैं मूल विषय पर। मूल विषय है रिवर्स माइग्रेशन, बंटवारा भारत और इंडिया का। देखिए 1947 में हिंदुस्तानियों ने भारत और पाकिस्तान का त्रासद बंटवारा देखा है। विस्थापन का दर्द और कत्लेआम का मंजर आपको याद होगा, ज़बरदस्त था वो। हम उसे आज भी नहीं भूले हैं। हालांकि उस समय हम जैसे लोगों का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने 1947 का बंटवारा देखा था, जो मंजर देखा था, जो विस्थापन का दर्द उस समय के लोगों ने जो देखा है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या दर्द था। आज मज़दूरों को लेकर के भी यह दर्द को हम समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी में गरीब मज़दूरों और कामगारों का विभिन्न शहरों से पलायन हो रहा है। वो अपने देश या गांव की ओर लौटना उस आज़ादी के कालखंड की ओर बरबस याद दिला देता है। संभवतः देश विभाजन के बाद भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा पलायन है। माना कि वह मजहब के नाम पर बंटवारा था, तो कोरोना काल में इसे मजबूर गरीब और असहाय मजदूर कामगार, जो असली भारत है, और खाते पीते अमीर और मध्यम वर्ग जो इंडिया है का बंटवारा कह सकते हैं। एक आपको अजीब सा लगता होगा कि ये बंटवारा भारत और इंडिया का कैसे है। हम इसके बाद सवाल जवाब भी लेंगे। एक ऐसा भारत जो भूखा और नंगा है, बेबस और लाचार है, जिसे 70-75 सालों की आज़ादी के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सके हैं। एक ऐसे भारत जिसको कि आज़ादी के 70-75 साल बाद भी हम खड़ा नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ शहरी आबादी है जिसे हम इंडिया कह सकते हैं। विकास के सारे रास्ते इनके लिए खोल दिए गए हैं। यह भारत जो हाड़ तोड़ मेहनत करता है, जिसकी बुनियाद पर शहर बसता है, उद्योग धंधे चमकते हैं, अट्टालिकाएं खड़ी होती हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया का कुर्सी तोड़ समुदाय है, जहां 1 और 1000 रुपये का फ़र्क है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरफ हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला मजदूर है और दूसरी तरफ एक इंडिया है, वो एक भारत है हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला, और दूसरा है इंडिया जो कुर्सी तोड़ मेहनत करता है। तो साफ जाहिर है 1 और 1000 रुपये का फ़र्क है। जाहिर सी बात है कि अभी धर्म और जाति के पर को लेकर के आज तक चुनाव होते रहे, धर्म और जाति को लेकर के। तो धर्म के और जाति के धंधे में जब हुकूमत अंधा हो गया था और जब कोरोना की एंट्री हुई, तो पता चला आधा देश भूखा और नंगा था। मजदूरों का यूं शहरों से अपने गांव की ओर पलायन सिस्टम की विफलता को भी दिखलाता है। ये तो है ही, बिल्कुल सिस्टम जो हमारा जो चरमरा गया है। यह क्या कारण है कि हम उन मज़दूरों को हम 2 जून की रोटी तक नहीं दे पाते हैं, और यह इस तरह का विस्थापन
झेलने को यह मजदूर विवश हैं। तो इसी मजदूरों को लेकर के एक मुझे एक जो है 2-3 बातें अभी याद आती हैं। सबसे पहले हम जान लें कि ये रिवर्स माइग्रेशन है क्या, बहुत ज़रूरी है। आप लोग कहते होंगे, सोचते होंगे ये रिवर्स माइग्रेशन बार बार टीवी पर आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, रिवर्स माइग्रेशन है क्या। देखिए, अंग्रेजी शब्द है रिवर्स माइग्रेशन, सामान्य हिंदी में उलट पलायन या विपरीत पलायन कह सकते हैं। इसका तात्पर्य है महानगरों यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी और शहरों से गांव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है। यानी महानगर से लेकर के अगर पलायन हम करते हैं गांव की तरफ, अपने कस्बों की ओर, तो यह पलायन जो है रिवर्स माइग्रेशन कहलाता है, उलट माइग्रेशन अथवा विपरीत माइग्रेशन। क्योंकि आप जानते हैं कि सामान्य दिनों में रोजगार, अच्छी शिक्षा आदि के लिए लोग अपने गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो ये तो पलायन है ही। लेकिन इस तरह का थोक के भाव में जो पलायन हो रहा है मजदूरों का, तो इसे रिवर्स हम पलायन कहेंगे। कोरोना महामारी से लॉकडाउन के बाद अपने अनिश्चय भविष्य को भांपकर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो कामगार हैं, मजदूर कामगार हैं, कुछ दिनों बाद ही काम धंधा बंद होने की वजह से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए पैदल ही सड़कों पर उतर पड़े। लॉकडाउन में कैद, भूख प्यास से परेशान मजदूरों के बीच छटपटाहट और बेचैनी लाजमी थी। निश्चित तौर पर है कि भाई आखिर ये भूख प्यास कब तक, जब उनको रोजगार नहीं है, भूखे प्यासे हैं, तो वो तो लौटेंगे ही, अपने घरों की लौटेंगे ही। क्योंकि जब उन्हें अनिश्चय भविष्य लग रहा है, उन्हें कोई निश्चितता नहीं लग रही है, तो लौटेंगे ही। हम इन प्रवासी कामगारों के रिवर्स माइग्रेशन के दर्द को शायर दुष्यंत कुमार के कलाम से यूँ भी समझ सकते हैं। दुष्यंत कुमार बहुत अच्छे शायर थे। इसके कलाम को हम यूँ, आप इसको यूँ समझिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें अब उम्र भर के लिए। तो ये मजदूरों पर जो है सही बैठता है। एक हमारे मित्र है ग्वालियर के, अच्छे कवि हैं, हास्य व्यंगकार भी हैं, अमित चितवन जी हैं। उन्होंने वो सारी चीज़ें बयान कर दी अपनी 4 पंक्तियों में। पूरे मजदूर के दर्द, सिस्टम के दर्द, सारे दर्दों को उन्होंने 4 पंक्तियों में किया है। वो आपको मैं बताना चाहूँगा। सड़कों के रास्तों पे उन्हें मोड़ दिया है, सड़कों के रास्तों पे उन्हें मोड़ दिया है, मरने के लिए मजदूरों को छोड़ दिया है। सड़कों के रास्तों पे उन्हें मोड़ दिया है, मरने के लिए मजदूरों को छोड़ दिया है। रोटी की जगह डंडे अब जनता को दे रहे, रोटी की जगह जी, रोटी की जगह डंडे अब जनता को दे रहे, मानव के सारे रिश्तों को ही तोड़ दिया है, मानव के सारे रिश्तों को ही तोड़ दिया है। तो ये मजदूरों के दर्द हैं, जिसको कि आप के सामने हमने कविता के रूप में रखा। देखिए, प्रवासी मजदूरों की संख्या लाखों करोड़ों में है, जो दिल्ली, मुंबई, सूरत, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लुधियाना जैसे रोजगार देने वाले बड़े शहरों को छोड़ अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। एक फिल्म आपने देखी होगी, जिस देश में गंगा बहती है, जिसमें राज कपूर और पद्मिनी पर यह गाना फिल्माया गया है। वो गाना हम यहाँ आपको सुनाना चाहते हैं, जो मज़दूरों के दर्द को भी पेश करता है और आज के हालात को भी पेश करता है। वो गाना अब आप सुने।
ये गाना को आप सुने। अब लौट चलें। अब लौट चलें, अब लौट चले, नैन बिछाए, बाहें बसाए, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चलें। अब लौट चले, नैन बिछाए, बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। तो काफ़ी लंबा गाना भी है, हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। आ लौट चलें अब। तो ये आप गाना भी सुन रहे थे, जिस देश में गंगा बहती है, अब लौट चलें। मजदूरों के साथ भी यही दर्द है। तो अभी जैसा कि जो लेट से जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज रिवर्स माइग्रेशन को लेकर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह इस हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है भारत और इंडिया में, कि एक तरफ हाड़-तोड़ मेहनत करने वाले मजदूर हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरा एक मध्यम वर्ग जो खाता पीता वर्ग है, अमीर वर्ग है, वो इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। आज जो रोड पर आप देख रहे हैं, सड़कों पर देख रहे हैं, वो असली भारत वो दिख रहा है। अब आते हैं कि इन प्रवासी मजदूरों का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, जानना जरूरी है आपको कि रोजी रोटी और बेहतर भविष्य की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर पहुंचे इन मजदूरों कामगारों का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान को हम इस तरह समझ सकते हैं कि इन श्रमिकों की आय यानी इनकम देश की जीडीपी की लगभग 6% है। देश की जीडीपी का लगभग 6% है। ये श्रमिक 1/3 यानी जीडीपी का लगभग 2% घर भेजते हैं। यानी मौजूद जीडीपी के हिसाब से यह राशि करीब 4 लाख करोड़ रुपये है। आप समझ लीजिए कि जो मजदूर शहरों में कमाने खाने आते हैं वो करीब प्रतिवर्ष 4 लाख करोड़ रुपए अपने गांव कस्बे में भेजते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जीडीपी में कितना बड़ा योगदान है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ये कामगार उक्त राशि को यानी करीब 4 लाख करोड़ मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में ये राशि भेजी जाती है। ये मजदूर जो है चूँकि वहाँ के होते हैं तो वे अपने घर मनी ऑर्डर से बैंकों में पैसा डिपॉजिट कर जीपे से या जैसे भी हो वो पैसे वह मनी ऑर्डर से भेजते हैं। अब अगर वार्षिक वृद्धि दर के आंकड़े पर गौर करें तो इन प्रवासियों के कारण स्वयं मजदूरों और उद्योगों दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है। दोनों को लाभ प्राप्त होता है, सिर्फ मजदूरों को नहीं होता, उद्योगों को भी लाभ प्राप्त होता है। मुख्य रूप से ये प्रवासी मजदूर असंगठित क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र आबादी के होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, जो शहरों में खुदरा कारोबार जैसे सब्जी या सड़क पर ठेले लगाना, खुदरा कारोबार करना, थोक कारोबार करना, विनिर्माण उद्योग हैं, परिवहन है, भंडारण है, निर्माण उद्योग में ये सारे लोग काम करते हैं।
इसके अलावा जैसे सूरत वगैरह में आप देखेंगे कि वो डायमंड फैक्ट्री में है, ज्वेलरी में है, या फिर दिल्ली में या पंजाब में आप देखेंगे कि लेदर, ऑटो पार्ट्स सेक्टर में भी बड़ी तादाद में ये श्रमिक काम करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। यह आपको बहुत जानना जरूरी है कि इन श्रमिकों का कितना योगदान है। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो फसलों की बुआई और कटाई के समय गांव में चले जाते हैं या हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले आते हैं। आप जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। तो ये बिहार, यूपी के जो मजदूर होते हैं, मध्य प्रदेश के जो मजदूर होते हैं, वो यहाँ आकर के उनकी बुआई से लेकर के कटाई तक में काम करते हैं और उसके बाद जो बाकी समय बचता है तो वो शहरों या महानगरों में काम करने के लिए आजीविका तलाशते हैं। हमारे साथ कई लोग जुड़ गए हैं जो लेट से जुड़ रहे हैं, उनके लिए बता दें कि रिवर्स माइग्रेशन को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन किस प्रकार हमें इस हिंदुस्तान को भारत और इंडिया में बांट दिया है। हम उसकी बात कर रहे हैं। आधी आबादी यानी 52% जो आबादी है जिसे हम भारत कहते हैं, हम उस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में 50 करोड़ मजदूर कामगार यानी कार्यबल है, जिसका 90% हिस्सा ये असंगठित क्षेत्र में काम करता है जो किसी श्रम कानून के अंतर्गत नहीं आते। अब तो करीब सभी राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों को पूरी तौर पर या आंशिक तौर पर निलंबित कर दिया है। अभी जो नए श्रम कानून हो, जिसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा किया था कि श्रम कानून को क्या किया है कि निलंबित कर दिया है 2.5-3 साल के लिए। उसमें ड्यूटी आवर को भी चेंज कर दिया है, जो 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया है। हालांकि यूपी सरकार ने जो है अब 12 घंटे के बदले 8 घंटा ही एक कानून पास किया है, वो झुक गई है। लेकिन बहुत सारे कानून जो है उन्होंने बिल्कुल आंशिक तौर पर जो है निलंबित कर दिया है। अब आते हैं कि आखिर जो ये मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, या मजदूरों का पलायन क्यों होता है, गांव से शहरों की ओर पलायन क्यों होता है। इसके पीछे आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद गांव का जो विकास होना चाहिए था, जिस प्रकार वहाँ अच्छे स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए थे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो वहाँ नहीं हो रही हैं। ये पलायन की सबसे बड़ी वजह है। तो देश में या विश्व में पलायन की समस्या कोई नया नहीं है। हजारों साल से पलायन बदस्तूर जारी है। आर्यों और अनार्यों के बीच मूलवासी होने का द्वंद्व स्वर प्रचलित है। आप जानते हैं आर्य और अनार्य को लेकर के ये द्वंद्व चलता ही है। प्राचीन काल में पलायन की वजह विभिन्न शासकों की विस्तारवादी नीतियां थीं, तो विदेशी व्यापार के लिए एक दूसरे देश में वे आते जाते थे, उनकी विदेश नीतियां थी, और जो व्यापार के लिए भी एक दूसरे के यहाँ वो जो बाद में लोग आने लगे। मजदूरों को देश के भीतर और बाहर ले जाया जाता था, जो देशी प्रवासी और विदेशी प्रवासी कहलाए जाते थे। आप जानते हैं कि पहले गिरमिटिया मजदूर का नाम, इसके पहले भी हमने चर्चा किया था कि विदेशों में वो ले जाए जाते थे, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी। किस प्रकार इन्हीं गिरमिटिया मजदूरों की बदौलत आज वह एक विकसित राष्ट्र के रूप में है, ये आप जानते हैं। अब जबकि देश आज़ाद है और आज़ादी के बाद भी देश के अंदर मजदूरों, गरीबों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन की वजह क्या है आखिर? मोटे मोटे तौर पर जब लोगों की स्थानीय आवश्यकताएं जैसे रोजी रोटी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि पूरी होती नहीं दिखाई पड़ती है, तो युवा पीढ़ी महानगरों, शहरों की ओर कमाने खाने या अच्छी पढ़ाई के लिए कुछ कर जाती है। बात सही है कि क्या करें, जब वहाँ पर कुछ होता नहीं है, गांव में कुछ नहीं होता है, तो महानगरों या शहरों की जो युवा पीढ़ी है वो कूच कर जाती है। दूसरी वजह यह भी है कि राज्य की सरकारें और उनका स्थानीय प्रशासन सुशासन डिलीवर करने में जब विफल रहता है, यानी सिस्टम फेल हो जाता है, तो पलायन बढ़ता है। बात सही है कि अगर स्थानीय राज्य सरकारें इनकी ओर सही दिशा में काम करें, या स्थानीय जो शासन होता है, पंचायती राज व्यवस्था ठीक हो, जिला परिषद या जो पंचायत प्रमुख होते हैं
अगर वो सही हो जाए, BDO CO सही हो जाए, वहाँ का DM अगर ठीक ठाक काम करने लगे, तो जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ भी वहाँ मिले। और जब सरकारी योजनाओं का लाभ जब मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो वहाँ ठहरेंगे, रुकेंगे और शहरों की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, ये सब आप जानते हैं। अब जबकि देश आज़ाद है और आज़ादी के बाद भी देश के अंदर मजदूरों, गरीबों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन की जो वजह हैं, उस पर मोटे मोटे तौर पर हम लोग इस पर चर्चा कर लें। यह सब्जेक्ट थोड़ा सा गंभीर विषय है। जो लोग यहाँ यह सोच कर के जुड़े हैं कि यह विषय कुछ मनोरंजक होगा, आलोचना और प्रत्यालोचनाओं का होगा, उस पर जो है हम ध्यान दें कि मोटे मोटे तौर पर जब लोगों की स्थानीय आवश्यकताएं जैसे रोजी रोटी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी आदि पूरी होती नहीं दिखाई पड़ती है, तो युवा पीढ़ी महानगरों, शहरों की ओर कमाने खाने या अच्छी पढ़ाई के लिए कूच कर जाती है। दूसरी वजह यह भी है कि राज्य की सरकारें और उनका स्थानीय प्रशासन सुशासन डिलीवर करने में जब विफल रहता है, यानी सिस्टम फेल हो जाता है, तो पलायन बढ़ता है। बिल्कुल सही है। जब सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, फेल हो जाएगा, जैसे आज देख रहे हैं कि मजदूर आज रोड पे हैं, तो इसको सिस्टम की नाकामी ही कह सकते हैं, फेल्योर ही कह सकते हैं। तीसरा कारण बड़ा इम्पॉर्टेंट यह भी है कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, नेचुरल जिसको डिसेस्टर बोलते हैं, जैसे बाढ़, सुखाड़, समुद्री तूफान, अकाल आदि, ये भी कारण है गांव से शहरों की ओर पलायन करने के लिए। तो ये मोटे मोटे कुछ ऐसे कारण हैं। इसके अलावा एक और कारण है, उसको बिहार का ले सकते हैं कि अगर बिहार के संदर्भ में पलायन का अगर आप कारण लेना चाहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे देश भर में करीब 37% से ज़्यादा पलायन वहीं से होता है, मजदूरों का पलायन या कामगारों का पलायन सबसे ज़्यादा वहीं होता है। तो अगर उसका एक कारण लें, हम पूरे देश भर के इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बिहार का एक कारण लें, वहाँ 80% से अधिक परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 80%, सोच लीजिए, सिर्फ 20% लोगों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और 80% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। तो ये है, और आपको सही मेरा ख्याल दिख रहा है, क्योंकि सुदीप राय जी मोबाइल से ठीक करने कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अब ठीक हो गया होगा। और तो अभी आपको बताया कि बिहार में 80% लोगों के पास 1 हेक्टेयर जमीन नहीं है, यानी इसलिए उनके पास कृषि कार्य को छोड़कर मजबूरी के अलावा कोई अन्य आजीविका का साधन नहीं है। यानी बिहार में 52%, 52% परिवार ऐसे हैं जिनके पास 3 कट्ठा को अगर हेक्टेयर में ये कर लें तो 0.04%, 3 कट्ठा जमीन भी नहीं उनके पास नहीं है। बहुत दुखद स्थिति है, से भी कम जमीन है। सवाल है, इन जो आधी आबादी है, तो रोजगार के लिए आखिर वो क्या करें? इसलिए वो शहरों की ओर मजदूरी की आस में या काम की तलाश में चले आते हैं। तो एक ये भी कारण है, बिहार में से अधिक जो पलायन है, तो कारण उसका क्या है कि वहाँ 80% लोगों के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन भी नहीं है। जब ज़मीन नहीं है, अधिक उपजाऊ होगा ही नहीं, तो निश्चित तौर पर पलायन वहाँ से बढ़ेगा। खासकर बिहार जैसे राज्यों में छोटी जोत है, यानी छोटे छोटे खेत हैं। वहाँ आपस में भाई बंटवारा के बीच जो है खेत इतने छोटे हो गए हैं, जोत इतने छोटे हो गए हैं कि वहाँ पर आधुनिक कृषि आप नहीं कर सकते। इसलिए जब हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति का फायदा बिहार को विशेष नहीं मिल पाया था। किसे मिला था? पंजाब और हरियाणा को, क्योंकि वहाँ जोत जो है, यहाँ कृषि भूमि बहुत लंबे लंबे थे, बड़े बड़े थे, तो इसका लाभ उन्हें मिला। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो उन राज्यों में सफल रहा जहाँ जोत बड़े थे। बिहार में छोटे होने के कारण इसका कोई खास लाभ नहीं मिला। तो पलायन कह सकते हैं
कि एक यह भी वजह छोटे या सीमांत जोत के किसानों के लिए पलायन का कारण बना। यह समाजशास्त्र के या अर्थशास्त्रियों के लिए भी जो मैं बता रहा हूँ शायद उपयोगी होगा। अभी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और जो लेट में जुड़े हैं उनसे बता दें कि हम रिवर्स माइग्रेशन को लेकर के बात कर रहे हैं और उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जहां भारत और इंडिया में बंटवारा हो चुका है। जो असली भारत है 52% जो भारत है वो आबादी रोड पर है, गरीब भूखे नंगों की है, और एक इंडिया है जो हम अपने लॉकडाउन के कारण अपने घरों में कैद हैं, टीवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं। तो एक ये इंडिया है। शायद यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पलायन से अपने अपने घर वापस लौटने वाले लोगों का विरोध किया है। ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जिन्होंने प्रवासी मजदूरों को लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप जहां हैं वहीं रहिए, बिहार लौटने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल इसके पीछे जो चिंता है वो आपको बताते हैं। दरअसल बिहार सरकार की चिंता है कि पलायन कर सभी मजदूर जो वापस लौट गए तो उनका पेट कौन भरेगा। सरकार की ये चिंता है, खजाना खाली है। वो कहते हैं मेरा खजाना खाली है, हम कैसे, जो मजदूर खुद कमाने खाने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन के लिए जाते हैं। और ये पलायन जो है पिछले 30 सालों से बहुत अधिक हुआ है। जब लालू मुख्यमंत्री थे उस समय पलायन बहुत तेज़ी से हुआ था, और जब नीतीश कुमार 15 साल मुख्यमंत्री हैं तब भी पलायन तेज़ी से हो रहा है। तो ये जो बिहार सरकार की एक सबसे बड़ी ये भी चिंता थी। इसीलिए देश के ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विरोध किया कि प्रवासी मजदूर बिहार ना लौटें। लेकिन उसी जगह उत्तराखंड का भी आपको हम बताएंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार ये जो प्रवासी मजदूरों को लेकर के, कामगार को लेकर के, वो उसे अवसर के रूप में ले रहे हैं और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी हैं वो हम आगे जाकर के आपसे चर्चा करेंगे। एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हुए हैं जीन डरेजे। जीन डरेजे एक बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने बहुत ही डरावनी बातें कही हैं। क्या कहा है बिहार को लेकर के कि अगर कोरोना महामारी के कारण सबसे अधिक संकट जो है वो बिहार में आने वाली है, बिहार जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो उन्होंने कारण भी बताया है कि वहाँ यानी बिहार की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी और चारों तरफ गरीबी, भूखमरी और लूटपाट मचेगी। ये डरावनी तस्वीर उन्होंने, क्योंकि वो विजनरी हैं, अर्थशास्त्री हैं, जीन डरेजे, उन्होंने बिहार के संदर्भ में ये बात कही है कि कोरोना महामारी का जो सबसे ज़्यादा कहर जो है बिहार पर पड़ेगा और वहाँ की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी, चारों तरफ गरीबी ही गरीबी दिखेगी, भूखमरी होगी और लूटपाट मचेगी। यह जानने की ज़रूरत है जो वहाँ के हुक्मरान हैं, इसे हल्के में न लें। जहाँ तक उलट पलायन या रिवर्स माइग्रेशन की बात है तो जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर शहरों में कमाने खाने जाते हैं वो या तो किराए के मकान, झुग्गी, खोली या चाल अथवा जहां काम करते हैं या जिन फैक्ट्रियों में अथवा होटलों में काम करते हैं वहीं अपना अस्थायी रहने खाने पीने का ठिकाना बना लेते हैं। ये तो आप जानते हैं कि वो हमेशा रहने के लिए नहीं आते हैं। तो जहाँ मिला झुगरी झोपड़ी है या जो भी किसी का घर मिल गया या कोठी मिल गया या कारखाना मिल गया, फैक्ट्री मिल गया या किसी ऑफिस का कोई छोटा सा रूम मिल गया, वो उसी में वो रहते हैं और अपना दिन काटते हैं। और न तो उनका श्रम विभाग में नाम होता है, यहाँ तक उनके पास वहाँ का राशन कार्ड भी नहीं होता है, इसलिए सस्ता अनाज भी नहीं मिल पाता। कुल मिलाकर जो है 90% श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। अस्थायी रूप से हंगर सेंटर, जैसा कि दिल्ली सरकार ने बनाया है या अन्य राज्य सरकारों ने बनाया है, या सरकारी खान पान पर उनका ज़्यादा भरोसा भी नहीं होता। लाइन में लग कर के खाना खाना वह भी उनके मन माफिक नहीं होता है कि लाइन में लगे और खाना खाएं, दूर जाकर खाना खाएं, क्योंकि उनको मेहनत करने पर विश्वास होता है। तो फिर उनका खाना भी
अच्छा नहीं होने से वो शिकायत करते हैं कि अच्छा खाना नहीं है। तो उनका रहा सहा जो भरोसा भी है सरकारी तंत्र से टूटता है। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों ने जिन राहत योजनाओं की घोषणा की है उसके तहत उन्हीं मजदूरों या कामगारों को लाभ मिलेगा जो अभी तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करते आए हैं। बात आप भी जानते हैं कि जो रजिस्टर्ड मजदूर होते हैं, जैसे दिल्ली में ही या अन्य राज्यों में भी जो रजिस्टर्ड मजदूर होते हैं जिनका पंजीकरण श्रम विभाग में होता है, आप जानते हैं श्रम विभाग में पंजीकरण कराना इतना आसान नहीं होता है, कई लफड़े होते हैं। तो जो भी पंजीकरण किया गया है सिर्फ उन्हीं को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है, अन्य राज्यों में वही स्थिति है। तो कम से कम 90% लोग जो है इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। प्रवासी मजदूर या कामगार जिस शहर में काम करते हैं उस शहर के निवासी होने का उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होते, इसलिए विभिन्न सरकारी योजनाओं में उनका पंजीकरण ही नहीं हो पाता और वे लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त खाने पीने के पैसे की कमी वो काम मिलने की अनिश्चितता भी रिवर्स माइग्रेशन बढ़ाता है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम आश्वासन के बावजूद वह नहीं रुकते और शहर से गांव की ओर लौट जाते हैं। ये हकीकत है कि सरकार की योजनाएं जो है वो असली जगह पर जो है नहीं आ पाती हैं। और अभी रिवर्स माइग्रेशन को लेकर के अब क्या चुनौतियां हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर हम जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब इसे 5-10 मिनट के अंदर हम समाप्त करेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब भी लेंगे। तो रिवर्स माइग्रेशन की क्या चुनौतियां और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह जान लेना हम लोग को जरूरी है। इस विपरीत पलायन से शहर और जिन राज्यों को कामगार लौट रहे हैं दोनों प्रभावित होंगे। सबसे पहले देखिए, दोनों प्रभावित होंगे, शहर भी होगा और जो जिन राज्यों को जो कामगार लौट रहे हैं दोनों प्रभावित होंगे। सबसे पहले शहर किस तरह प्रभावित होगा इस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में तेजी आएगी और श्रमिकों की अनुपलब्धता से प्रोडक्शन उत्पादन का नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब श्रमिक ही नहीं होंगे, मजदूरी नहीं होंगे तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। तो ऐसी आशंका है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी महानगरों में स्थित औद्योगिक इकाइयों में कार्य पर वापस शायद ही वो लौटे, वो मजदूर शायद ही काम पर लौटेंगे वो, क्योंकि वो अभी घर चले गए हैं। तो अभी 3-4 महीने के बाद ही जब उनको विश्वास होगा कि कोरोना खत्म होने जा रहा है, या अगर उनको ऐसा लगेगा कि महानगर में जाने से कोई फ़ायदा है तो वो लौटेंगे, नहीं तो वहाँ पर थोड़ी सी कमाई में ही या अन्य कमाई का साधन देखेंगे और परिवार के साथ रहना चाहेंगे वो। तो इसीलिए एक तो ये एक सबसे बड़ा जो है प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती बाड़ी के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है। इस रिवर्स माइग्रेशन से इन राज्यों की कृषि गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। बिल्कुल सही है कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है बिहार और यूपी के मजदूरों से ही उनका कृषि कार्य चलता है, तो एक प्रभाव ये पड़ेगा। तीसरी, बड़ी संख्या में मजदूरों के पलायन से महानगरों को प्राप्त होने वाला रेवेन्यू राजस्व पर भी नकारात्मक या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इनके पलायन से रियल एस्टेट सेक्टर व्यापक रूप से प्रभावित होगा, रियल एस्टेट भी प्रभावित होगा। जो शहरों में, महानगरों में घर बनाए जा रहे हैं, जब मजदूर ही नहीं होगा तो मकान घर कैसे बनेंगे। भवनों का निर्माण रुक जाने से परियोजना की लागत बढ़ने की संभावना है। पांचवा जो कारण है, विभिन्न कॉलोनियों, सोसाइटियों में कार साफ करने वाले, विभिन्न कपड़ों पर प्रेस करने वाले जो मजदूर हैं या कामगार हैं, या घरों में काम करने वाले जो बाई हैं आदि की किल्लत होगी। तो ये सब सारी दिक्कतें हैं जो उनको झेलना पड़ेगा, ये जो एक प्रभाव पड़ेगा। अब रही बात कि रिवर्स माइग्रेशन से पिछड़े राज्यों पर भी प्रभाव पड़ेंगे। पहला तो यह कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे पिछड़ों राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा। बिल्कुल है कि इन राज्यों पर जो आर्थिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि जो मजदूर लौट रहे हैं लाखों की संख्या में लौट रहे हैं,
तो इन राज्यों के पर जो है भयानक रूप से आर्थिक दबाव पड़ेगा। वजह साफ है, महानगरों में कार्य करने वाले मजदूर कामगार अपने गृह राज्य में एक बड़ी राशि भेजते हैं, जिससे इन राज्यों को बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। बहुत पैसा भेजते थे शहरों से, महानगरों से, अपने गांव में वो पैसे भेजते थे। अब स्थिति ये होगी कि वो अब जब अपने घरों को लौट गए हैं तो ये एक महानगर जो यहाँ के रेवेन्यू में का भी असर पड़ेगा। दूसरा, उक्त पिछड़े राज्यों में रोजगार का भीषण संकट पैदा होगा, क्योंकि ये राज्य अपेक्षाकृत अन्य राज्यों से औद्योगिकीकरण के मामले में पिछड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, बिहार और राजस्थान या यूपी जैसे जो राज्य हैं जहां औद्योगिकरण के मामले में जहाँ इंडस्ट्री वगैरह है ही नहीं, बिहार तो सबसे ज़्यादा, वहाँ कोई इंडस्ट्री ही नहीं है, तो इससे जो है रोजगार का संकट वहाँ बहुत अधिक होगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ेगा कि रोजगार के अभाव में इन राज्यों में सामाजिक अपराधों जैसे लूट, डकैती, भिक्षावृत्ति और देह व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था और छवि दोनों खराब होने की आशंका है। देखिए, ये तो बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा ये रिवर्स माइग्रेशन से जो है, क्योंकि ये सब सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं होंगी। चौथा, रोजगार के संकट से इन राज्यों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट के साथ बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे और सामाजिक स्तर पर महिलाओं और बच्चों को प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। महिलाएं, आप जानते हैं कि जब घर में पुरुष कमा कर आता है तो महिलाएं उसी से घर चलाती हैं, बच्चे के लिए दूध या फिर उनके लिए खाना पीना का इंतज़ाम करती हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर मर्द बेरोजगार होता है तो घर पर प्रभाव पड़ता है, महिलाओं पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, यह लाजमी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है। ये तो आपको हमने बता दिया कि कारण क्या है माइग्रेशन के, जो रिवर्स माइग्रेशन के क्या कारण हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकता है। आप कहेंगे भाई ये सब तो सारी समस्याएं तो हो गई, अब इसका समाधान क्या है? क्या है आपके पास वो मंत्र जिससे इसका समाधान ढूंढा जा सके? तो दोस्तों देखिए, हमारे पास भी कोई जादुई चिराग तो नहीं है, लेकिन हमने इसके पहले सबसे पहली बार जो फेसबुक लाइव किया था उसमें आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को लेकर के चर्चा की थी। उसमें मोटे मोटे तौर पर हमने 27 पॉइंट बताए थे कि किस प्रकार इससे कोरोना महामारी को हम अवसर में बदल सकते हैं। तो उस वीडियो को या उस फेसबुक लाइव को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको लेकर काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया भी आई हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भरता की बात की है। तो खुशी होती है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सवाल उठता है कि हम आत्मनिर्भर इतनी जल्दी कैसे हो पाएंगे, यह एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल मोटे मोटे तौर पर आपको बता दें कि इसका समाधान क्या हो सकता है। देखिए, रिवर्स माइग्रेशन को खासतौर पर पिछड़े राज्यों को चुनौती और अवसर के रूप में लेना होगा। जो पिछड़े राज्य जैसे बिहार, राजस्थान वगैरह जो हैं, या यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह हैं, तो या झारखंड हैं, तो इसको जो है एक अवसर के रूप लेना होगा। जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया है, उत्तराखंड सरकार ने एक अलग से बोर्ड ही बना दिया, एक आयोग बना दिया है, प्रवासी आयोग। उन्होंने नीतियां बनाई है, तो उस नीतियों को भी आपको बता दें कि किस प्रकार शायद हो सकता है कि ये फेसबुक राज्य सरकार के कुछ नुमाइंदे या आप कई जगह अगर इस फेसबुक को अगर लोगों तक भेजेंगे तो संभव है कि सरकार के नुमाइंदे तक ये समाधान जाए। जैसे उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है कि जनपद स्तर पर, वहाँ जनपद बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को, जिला, उन्होंने एक डेडिकेटेड सेल की स्थापना की है। डेडिकेटेड सेल, एक सेल बना दिया है कि जो इन प्रवासियों के मामलों को देखेंगे। दूसरा, उन प्रवासियों की जो दक्षता है या उनकी जो ज़रूरतें हैं, दक्षता का मतलब है कि आप किस चीज़ में है, मान लीजिए कोई बढ़ई है, आप मान लीजिए होटल चला सकते हैं, या फिर आप अच्छे एक उद्योग चला सकते हैं, या कोई चप्पल अच्छा से बना सकते हैं, जूता फैक्ट्री चला सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह के आपकी जो दक्षता है ना, तो उसके मुताबिक उनकी ज़रूरतों को आंकने के लिए
जानकारियां इकट्ठी करना शुरू कर दिया है, वो प्रवासी आयोग के माध्यम से उन्होंने। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए ऋण व तकनीकी मदद मुहैया कराने के साथ विशेष पैकेज की घोषणा की है, विशेष पैकेज की भी घोषणा कर दी है और हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए हैं कि इन प्रवासी इस हेल्पलाइन नंबर पर अपना नाम दर्ज कराएं और अपनी जो योग्यता है या दक्षता है उसको भी बताएं। अब पलायन से आए लोगों को कृषि, पशुपालन, बागवानी, ट्रैवल टूरिज्म, उत्तराखंड में ट्रैवल और टूरिज्म की बहुत काफ़ी संभावनाएं हैं, तो ट्रैवल टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री के प्रति आकर्षित करना शुरू किया है। इसके अलावा उन क्षेत्रों को जिसे लोगों ने छोड़ दिया था, जहां बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको शायद आप उत्तराखंड में कभी जाएं तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं, करीब 70 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं। उन गांवों को भुतहा गांव बोलते हैं। भुतहा इसलिए कहते हैं कि वहाँ मकान तो हैं लेकिन वहाँ से सारी आबादी दूसरी जगह चली गई है, क्योंकि कुछ भी सुविधाएं ना होने के कारण उन्हें भुतहा गांव कहा जाता था। तो इसलिए सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है कि उन गाँवों को डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो क्या डेवलप करना शुरू किया है कि बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो हमारे बिहार और जो उत्तर प्रदेश यार जो भी अन्य जो पिछड़े राज्य हैं, तो इसको एक अवसर के रूप में इन सरकार ले सकती, उत्तराखंड से सीख सकती हैं बहुत सारी चीज़ें। फिर श्रम कानूनों में मजदूरों को राहत देने वाले कानूनों का समावेश किया जाना चाहिए। अभी जो श्रम कानून बने हैं वो उसके हिसाब से अभी मजदूरों को राहत देने वाले कानून होने चाहिए थे। साथ ही श्रम बाजार को विभाजित कर विकसित करना चाहिए। जो श्रम बाजार है, जो मार्केट है, उसको आप सेक्टर बांटिए। तो इसके अलावा उन प्रवासी मजदूरों के लिए बुनियादी सुविधाएं हों, वह लाभ उठा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें एक आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र जारी करना चाहिए। साथ ही रिवर्स माइग्रेशन के प्रभाव को सीमित करने के लिए पिछड़े राज्यों को छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग वाले, पापड़ उद्योग है, बड़े उद्योग है, बहुत सारे उद्योग हैं जो गांव में वहाँ जो खेतीबाड़ी होती है अगर वहीं स्थापित कर दिए जाए, जिसकी की चर्चा हमने आपको पहले भी स्वरोजगार आत्मनिर्भरता वाले फेसबुक लाइव में किया है, उसको आप जरूर देखिएगा। कि ग्रामीण और कुटीर उद्योग, हस्तकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कृषि उद्योगों का विकास करने की दिशा में हमें प्रयास करना होगा। तो इसकी जो मेन चीज़ें हैं हमने आपको 27 पॉइंट पहले ही बता दिया है, तो बहुत लंबा न खींचते हुए अब हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म है, हम उसे अब ख़त्म करना चाहेंगे कि हम मेहनतकश जग वालों से, हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, जब हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो आज की ज़रूरत है कि हम 52% जो प्रवासी मजदूर हैं, जो असली भारत है, हम उसको विशेष सुविधा दें। यह एक मौका है, तभी हम एक विकसित राष्ट्र और समर्पित राष्ट्र, जो मेक इन इंडिया की बात हो रही है, हम तभी एक इंडिया बना पाएंगे। नहीं तो ये इंडिया और भारत में यह बंटवारा जो अब हो चुका है, उसके दर्द को आप नहीं हटा सकते हैं। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के विभाजन का दर्द था, वो एक देश का बंटवारा था, और यहाँ देश के अंदर समुदायों का बंटवारा हो रहा है। तो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि इस बंटवारे के दर्द को कैसे मरहम पट्टी लगाती हैं सरकारें, यह देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब आज का सत्र यहीं हम समाप्त कर रहे हैं। कुछ सवाल जवाब को लेंगे। बहुत लोगों ने इस गंभीर विषय पर को देखा है। हम जानते हैं कि ये एक बहुत गंभीर विषय है और मौजूद विषय भी है, क्योंकि इसको लेकर के कई हमारे फेसबुक के मित्रों ने और व्हाट्सएप के मित्रों ने कहा था कि अगली बार आप रिवर्स माइग्रेशन को लें। तो रिवर्स माइग्रेशन को लेकर के मैंने रिसर्च किया, और सच बताऊं तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा, काफ़ी रिसर्च करने पड़े, और आपके सामने, क्योंकि मैं 1:45 बजे तक मैं रिसर्च करता रहा, देखता रहा कि कहीं कोई पॉइंट न छूट जाए। क्योंकि जब मैं कोई भी फेसबुक लाइव करता हूं तो बहुत रिसर्च के साथ
और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके समक्ष आता हूं। तो अभी जो जुड़ गए हैं, मिनहाज आलम जी हैं, उन्होंने कहा है बहुत खूब, चलिए आपको अच्छा लगा। मिनहाज आलम जी, आपका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मनीष माथुर जी वो देख रहे हैं, मनोज कुमार, सुदीप राय और उनके 6 मित्र भी देख रहे हैं। कमलेश कुमार जी भी इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं। तरुणानंदा भी देख रही हैं। मोहम्मद हनीफ मेमन जी हैं। इमरान अंसार हैं। फिर कौशल कुमार जी हैं। सुदीप राय के बारे में आपको बता दें कि एक अच्छे वकील, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता पूर्णिया में रहते हैं और मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए उनके हक में लड़ाई लड़ रहे हैं। सुदीप राय जी पूर्णिया में रहते हैं। रिजवान शेख भी देख रहे हैं। कुमार पंकजेश जी हैं, उन्होंने भी जो है धन्यवाद किया है। अरुण सिक्का जी ने भी कहा है बहुत अच्छा है। इसके अलावा पंकज अग्रवाल जी हैं, नसीम खान जी हैं, अशोक कुमार सिंह हैं, निर्मला अग्रवाल जी भी देख रही हैं, अच्छी कवित्री हैं, पुणे में रहती हैं। मोहन सब्रवाल जी हैं, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छा है। उदय मन्ना जी हैं, सुशील तोमर और उनके 3 दोस्त भी यहाँ देख रहे हैं। मोहन सब्रवाल जी, जैसा कि वो बताया, सुमन जी हैं, सुशील तोमर, नारायण जी कडेला जी हैं। उदय मन्ना जी ने कुछ प्रश्न किया है, यह माइग्रेशन कैसे, ये पलायन कैसे, ये तो ज़बरदस्ती भगाया जा रहा है, यह एक षड्यंत्र है, साजिश भी है, मज़दूरों को लेकर माना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह साजिश है, मज़दूरों को लेकर यह साजिश है, यह भगाया जा रहा है, यह असंवेदनशील लॉकडाउन है, सब्र का बांध टूट गया है। जो शहरों को बनाते हैं उनके लिए सरकार खाना और राहत के पैसे नहीं दे सकी है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि यह माइग्रेशन जो है, इसको लेकर कई बातें भी हैं कि अगर मज़दूरों को या सभी को, देश को पहले बता दिया गया होता कि भाई हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, आप उन्हें 4 दिन का समय तो देते। लेकिन दिक्कत यही है कि नोटबंदी भी हुआ था तो उस समय कोई समय नहीं दिया गया था। 8 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और अचानक 500 और 1000 के नोट बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार फिर 8 बजे आते हैं और देशबंदी की घोषणा कर देते हैं या लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं। कम से कम 4-5 दिन भी और समय दे देते तो ये आज अफरा तफरी की स्थिति नहीं आती। आज कम से कम 100 से ऊपर मजदूर विभिन्न हादसों में के शिकार हो चुके हैं, ट्रेन से कट गए हैं, कई चीज़ें हैं। तो आप कह भी सकते हैं कि ये ज़बरदस्ती भगाया भी जा रहा है मज़दूरों को, क्योंकि यह विवश किया जा रहा है कि ताकि वो गांव की तरफ लौट जाएं। अब ये कैसा षड्यंत्र है, क्या है, यह तो एक रिसर्च का विषय है। इस पर हम विशेष नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इस पर जो है हमने अभी रिसर्च नहीं किया है। ये बात अब कुछ समय के बाद सामने आएंगी। लेकिन ये तो है ही कि मज़दूरों के प्रति, चूँकि हम हवाई जहाज़ से या कोटा के छात्रों को हम घर में बसों में बैठाकर या ट्रेनों में बैठाकर, हवाई जहाज़ में बैठा कर के हम अपने देश में ले आते हैं, अपने गांव में भेजते हैं। लेकिन इस मज़दूरों का कष्ट क्या है? क्या इनका जीडीपी में योगदान नहीं है? जब इनका जीडीपी में भी योगदान है तो क्यों नहीं इसके लिए स्पेशल ट्रेनें ठीक से पहले चलाई गई? और ये जो अफरा तफरी का माहौल जो है, तो ये तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने की ही देन है। तो इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने जो है अभी लगातार जुड़ रहे हैं। विमलेंद्र कुमार जी हैं, डॉक्टर पंकज कुमार जी भी जुड़ गए हैं और सुशील भारती जी हैं। डॉक्टर पंकज कुमार जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे, अच्छे ENT डॉक्टर हैं, दिल्ली में द्वारका में रहते हैं वो, और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ आम आदमी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष भी हैं। कई बार उनसे स्वास्थ्य संबंधी या जो कोरोना को लेकर के देश के जो हालात हैं उसको लेकर उनसे चर्चा होती है और अच्छा सलाह भी देते हैं। तो डॉक्टर पंकज कुमार जी, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रकार जो है बहुत अधिक समय लेते हुए अब हम एक फिर शनिवार को, जैसा आपको बताया है कि जब तक कोरोना के कारण जो लॉकडाउन है
31 मई तक है। तब तक हम सप्ताह में 2 बार आपसे रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे। मंगलवार और शनिवार को समय वही रहेगा 2 बजे तक। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, मास्क का उपयोग करिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।